डरावनी डायरी। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरी आपसे बस एक विनती है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद। डरावनी डायरी प्रस्तुत करती है अंधकार का प्रतिबिंब। नमस्कार, स्वागत है आपके पसंदीदा YouTube चैनल डरावनी डायरी पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खौफनाक कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं और अनसुलझे राज। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अंधकार का प्रतिबिंब। एक सर्द सुबह, जब सूरज की पहली किरण भी जमीन पर नहीं पड़ी थी, आदित्य उस पुरानी हवेली के सामने आकर खड़ा हो गया। यह निर्णय, इस हवेली में 1 महीने रहने का, उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अनिश्चित फैसला था। दफ्तर के आदेश पर उसे इस घर में रहना था, लेकिन आदित्य को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस घर में उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। यह घर ऐसा लगता था जैसे वर्षों से किसी ने इसे छुआ तक नहीं था। बिस्तर, कुर्सियां, दराज, सब कुछ पुरानेपन का एहसास दे रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद आदित्य के भीतर एक अजीब सा बेचैनी का भाव था जो उसका ध्यान खींच रहा था। पहली रात आदित्य के साथ जो हुआ, उसने उसकी सांसें रोक दी। खिड़की के पास से एक अजीब हवा अंदर आ रही थी जो मानो किसी अज्ञात दिशा से बह रही थी। कमरे के अंधेरे कोनों से हल्की हल्की फुसफुसाहट जैसी आवाजें आ रही थीं। यह आवाजें साफ सुनाई नहीं देती थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कोई बात कर रहा हो। कमरा पूरी तरह शांत था, फिर भी एक असामान्य डर आदित्य के दिल में उतर रहा था। अगली सुबह उसने कमरे की एक पुरानी किताबों की अलमारी में एक डायरी देखी। उस डायरी के कवर पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, यहां जो बरसों पहले हुआ था। डायरी पढ़ने के बाद आदित्य को पता चला कि इस घर में एक अभिजात परिवार रहता था जो कई पीढ़ियों से यहां बसा हुआ था। लेकिन उनके जीवन में एक भयानक घटना घटी थी। परिवार का एक सदस्य, जो कभी बहुत ताकतवर हुआ करता था, एक रात परिवार के कुछ सदस्यों की हत्या कर देता है। हत्या के बाद उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और यह घर एक अभिशप्त स्थान बन गया। शुरुआत में आदित्य ने सोचा कि ये सब उसके दिमाग का भ्रम है या शायद तनाव के कारण ऐसी चीजें महसूस हो रही हैं। लेकिन जब रात में उसने फिर से वे अजीब आवाजें सुनी, तो उसे महसूस हुआ कि इस घर में जरूर कुछ अजीब शक्तियां हैं जो उसे किसी अनकही सच्चाई की ओर खींच रही हैं। अंधेरे की गहराई में डूबते हुए उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही है। वह अजीब अजीब दृश्य देखने लगा। घर के पुराने चित्रों में जिस व्यक्ति की तस्वीर लगी थी, उसकी आंखें जैसे सीधे आदित्य को घूर रही थीं। इन्हीं अनसुलझे रहस्यों को खंगालते हुए एक रात उसने देखा कि घर के चारों ओर का जंगल जैसे जीवंत हो उठा है। पत्तों में कोई छिपा हुआ संदेश था और हल्की हवा में उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे उसकी मानसिक पीड़ा से बाहर निकालने के लिए पुकार रहा हो। अब आदित्य और सहन नहीं कर पा रहा था। उसने समझ लिया कि यह जगह उसे किसी अनदेखी गहराई में बुला रही है। घर का अतीत और प्रकृति का यह भयावह मेल उसे और अधिक रहस्यों की ओर धकेल रहा था। हर कदम के साथ वह समझ रहा था कि यह यात्रा सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके भीतर की गहराई में भी थी। अब हर रात एक नई परीक्षा बन चुकी थी। आदित्य महसूस कर रहा था कि घर के अंदर का अंधकार सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी उस पर असर डाल रहा था।
कभी कभी उसे लगता जैसे एक विशाल छाया घने अंधेरे में तेजी से गुजर जाती है, तो कभी उसे लगता जैसे वह अपनी खुद की परछाई नहीं देख पा रहा है। पीछे मुड़ने पर उसकी परछाई भी नहीं होती। घर की दीवारें उसकी मानसिक स्थिति को और अधिक दुरूह बना रही थी, जैसे प्रकृति धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदल रही हो। डायरी के पन्नों में और भी भयानक घटनाएं लिखी थीं। उन पन्नों में बताया गया था कि उस परिवार के एक पुरुष सदस्य ने, जो हत्याकांड में शामिल था, अपनी पूरी जिंदगी भागते हुए बिताई। उसका एक बेटा, जिसे आदित्य ने दूसरा पुरुष के रूप में पहचाना, भी अजीब परिस्थितियों में फंसा था। बेटे की शारीरिक स्थिति, मानसिक अस्थिरता और यहां तक कि मृत आत्माओं के साथ उसका संपर्क, सभी घटनाएं उस पर ही आकर रुकती थीं। और यहां तक कि उसकी मृत्यु के बाद भी उस परिवार के किसी भी सदस्य को उस घर में लौटने की हिम्मत नहीं हुई। ये सब पढ़कर आदित्य ने महसूस किया कि वह एक गहरे गड्ढे में गिर चुका है, जहां वह अपनी मानसिक स्थिति को सही तरीके से नहीं समझ पा रहा है। रात के समय उसकी दृष्टि बार बार धुंधली हो जाती थी। कभी उसे लगता जैसे वह पेड़ों के बीच किसी तरह की चेतना का अनुभव कर रहा है, जैसे पेड़ उसे देख रहे हो, उसे कोई संदेश दे रहे हो। कभी कभी उसे दूर से पत्तों के गिरने की आवाज सुनाई देती, जो उसकी आंखों में एक अजीब सी छवि बना देती। एक पेड़ जिसकी जड़ें घर की दीवारों में समाई हुई थी, जैसे कोई जीवित राक्षस बन चुका था। उसे लगता कि इस घर और इन पेड़ों के बीच कुछ अजीब सा संबंध है, और उसकी मानसिक अस्थिरता के बीच वह जैसे प्रकृति में खोने लगा था। एक रात जब हवा और भी डरावनी हो रही थी, उसने महसूस किया कि पेड़, हवा और आसपास का वातावरण उसे एक दिशा दे रहे हैं। उसे यह एहसास हुआ कि इन पेड़ों की जड़ें केवल मिट्टी में नहीं, बल्कि इस घर की आत्मा और उसकी शक्तियों से जुड़ी हुई थी। एक रात जब मौसम और भी भयावह हो चुका था, आदित्य अपने भीतर के डर और चिंता में पूरी तरह डूब चुका था। घर के एक कोने में खड़ा होकर उसे लगा कि कुछ ऐसा हो रहा है जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। फिर बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई और वह बाहर निकल आया। उसकी आंखों के सामने वह देख सकता था कि पेड़ की जड़ें धरती के नीचे से बाहर निकल रही थीं और धीरे धीरे घर के अंदर घुसने लगी थीं। ये जड़ें जैसे किसी गहरे रहस्य का हिस्सा थीं और आदित्य डर के मारे कांपने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि उसे इस पुरानी अभिशप्त परिवार और उनकी आत्माओं से मुक्ति पाने का तरीका ढूंढना होगा। उसके बाद आदित्य ने तय किया कि उसे इस घर के और भी गहरे रहस्यों का पता लगाना होगा और प्रकृति की इन अजीब शक्तियों का सामना करना होगा। लेकिन उसे यह भी पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा और शायद उसे और भी अंधेरे में खोना पड़ेगा। आदित्य ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और रात के अंधेरे में घर के भीतर और बाहर दोनों जगह गहरी खोजबीन शुरू कर दी। अब वह समझ चुका था कि यह सिर्फ एक पुराना घर नहीं था, बल्कि यह किसी रहस्यमयी शक्ति से प्रभावित था। घर के भीतर की हर दीवार, हर कोना जैसे कुछ छिपाए हुए थे। वह डायरी जो उसने पहले दिन पाई थी, उसकी हर एक पंक्ति को पढ़ने के बाद उसे महसूस हुआ कि उस परिवार की परंपरा में कुछ ऐसा था जिसे अज्ञानता से या अनजाने में उसने नजरअंदाज किया था। रात के तीसरे पहर में जब हवाएं और भी ज्यादा तेज हो चुकी थीं, आदित्य ने तय किया कि उसे उस कमरे में जाना होगा जहां उस परिवार के पूर्वजों का पेंटिंग और अन्य सामान रखा हुआ था। वह कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। पेंटिंग्स की आंखें जैसे उसके हर कदम पर उसे घूर रही थी।
दीवारों से निकलती सीलन की गंध और हवा में एक ठंडी उबासी फैली हुई थी। उसने कमरे की छानबीन करना शुरू किया। आखिरकार उसने एक पुराना लकड़ी का बक्सा देखा जो किसी समय बहुत ही गहरे कोने में रखा हुआ था। बक्से के ऊपर कुछ रेत और मोल्ड के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बरसों से छुआ न हो। आदित्य ने बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी किताब और एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था, जिसे देखकर उसकी धड़कन तेज हो गई। बक्से के अंदर एक बेहद अजीब और पुराना ताबीज था, जो किसी अजीब चिन्ह से सुसज्जित था। किताब को खोलते ही उसके अंदर कुछ ऐसे पृष्ठ थे जो उसके लिए एक नई रहस्य से पर्दा उठा रहे थे। पढ़ते पढ़ते उसे यह समझ में आया कि ताबीज और किताब दोनों एक साधना का हिस्सा थे। यह साधना एक प्राचीन परिवार की परंपरा थी, जो मृतात्माओं को अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित करने की कला से संबंधित थी। यह किताब और ताबीज इस परिवार के सदस्य के आत्मा को अमर बनाने के लिए थे, ताकि वह अपनी इच्छाओं को निरंतर पूरा कर सके। आदित्य को अब यह साफ हो चुका था कि वह घर केवल एक अभिशप्त स्थल नहीं था, बल्कि यह आत्माओं और प्रकृति के बीच एक दरवाजा था, जहां अतीत और वर्तमान के बीच का विभाजन मिट चुका था। अब वह समझ चुका था कि यह घर और यह भूमि किसी महान शक्ति का केंद्र है, एक ऐसा केंद्र जहां आत्माएं, मृतकों के रहस्य और जीवन के अंधेरे पहलुओं को छिपाया गया था। यह घर एक जीवित स्थान था, जो मानवीय इच्छाओं और मानसिक अस्थिरताओं से प्रभावित था। आदित्य ने महसूस किया कि वह अब एक ऐसी शक्ति से जूझ रहा था जिसे वह अकेले नहीं हर सकता। उसे समझ में आने लगा कि वह जितना इस घर के अंदर छानबीन करता गया, उतना ही वह गहरे अंधकार में फंसता गया। अब उसे यह बात समझ आ रही थी कि अगर उसने इस रहस्य का सामना किया और उस ताबीज की शक्ति को सही तरीके से नहीं समझा, तो यह उसे हमेशा के लिए इस घर में कैद कर लेगा, ठीक वैसे ही जैसे उस परिवार के बाकी सदस्य कैद थे। वह जल्दी से कमरे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, अचानक से दरवाजा बंद हो गया। उसकी सांस तेज हो गई, उसके हाथ पसीने से तर थे और उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। अंदर के अंधकार से अब कुछ और ही चीज बाहर आ रही थी, कुछ अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली। वह महसूस कर रहा था कि उसे समय रहते इस घर से भागना होगा, नहीं तो वह भी उसी परिवार का हिस्सा बन जाएगा जो इस घर के रहस्यों के दायरे में फंसे थे। आदित्य ने अपने सारे साहस को इकट्ठा किया और ताबीज को अपनी जेब में डाला, यह सोचते हुए कि वह इसका हल जल्द से जल्द निकालेगा या फिर वह इस अंधकार में पूरी तरह खो जाएगा। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ताबीज की ठंडक उसकी जेब से होकर उसकी त्वचा तक महसूस हो रही थी। घर का मुख्य दरवाजा अब बंद था और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो किसी ने समय को रोक दिया हो। दीवारों से आ रही धीमी सी फुसफुसाहट और हवा में गूंजती सीलन की आवाजें उसे और भी बेचैन कर रही थी। आदित्य ने अपने कदम पीछे खींचे और फिर घर के मुख्य हॉल में लौट आया। तभी अचानक उसे लगा कि दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स की आंखें उसकी हर हरकत को देख रही हैं। वह उन आंखों को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक एक पेंटिंग से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई किसी पुरानी लकड़ी को खुरच रहा हो। डर के बावजूद उसने हिम्मत करके पेंटिंग के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। पेंटिंग में एक महिला थी जो बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें असामान्य रूप से गहरी और भयंकर थी। अचानक पेंटिंग में महिला का चेहरा हिलता हुआ प्रतीत हुआ। आदित्य घबराकर पीछे हट गया।
तभी महिला की आंखों से एक तेज रोशनी निकली और उसने चारों ओर की चीजों को बदल दिया। अब वह खुद को घर के उसी कमरे में पाया जहां वह पहले ताबीज और डायरी ढूंढ चुका था, लेकिन इस बार कमरा पूरी तरह अलग लग रहा था। दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह उभर आए थे और फर्श पर कई गोल आकृतियों में कुछ लिखा हुआ था। अचानक उसे लगा कि ताबीज जो उसकी जेब में था भारी होने लगा है। ताबीज की ठंड अब आग जैसी जलन में बदल गई। तुम यहां क्यों आए हो? एक गहरी फुसफुसाती हुई आवाज ने उसकी चेतना को झकझोर दिया। वह आवाज चारों ओर गूंज रही थी, जैसे घर की हर चीज उससे बात कर रही हो। आदित्य ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? तभी कमरे के कोने में एक छाया आकार लेने लगी। छाया पहले एक छोटे आकार में थी, लेकिन धीरे धीरे वह बढ़ने लगी। वह एक इंसान की आकृति में बदल गई, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला था। उस आकृति ने कहा, यह घर मेरा है और अब तुमने मुझे छेड़ा है, तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। आदित्य समझ चुका था कि यह आत्मा इस घर की अभिशप्त शक्ति का प्रतीक थी। वह उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। तभी ताबीज ने एक हल्की सी गर्माहट दी और आदित्य को महसूस हुआ कि यह ताबीज इस आत्मा से बचने का एकमात्र उपाय हो सकता है। अगर यह ताबीज तुम्हारे पास है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास जवाब ढूंढने की शक्ति है, आत्मा ने कहा। लेकिन ध्यान रखना, हर जवाब की कीमत चुकानी होती है। आदित्य ने ताबीज को कसकर पकड़ा और कहा, मैं जानना चाहता हूं कि यह सब क्या है, यह घर क्यों ऐसा है और यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। आत्मा ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुमने डायरी पढ़ी है, लेकिन तुमने उसकी आखिरी पंक्तियां नहीं पढ़ी, वो पंक्तियां जो तुम्हारे सवालों के जवाब छुपाए हुए हैं। आदित्य को याद आया कि वह डायरी को पूरी तरह नहीं पढ़ पाया था। उसने जल्दी से ताबीज की मदद से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। वह जल्दी से उस डायरी के पास पहुंचा जो उसने पहले दिन देखी थी। उसने उसे अंतिम पृष्ठ तक पलटा। डायरी की आखिरी पंक्तियां पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, यह घर आत्माओं और प्रकृति के बीच की कड़ी है। जो भी इसे छूता है वह या तो इस घर का हिस्सा बन जाता है या इसके रहस्य का अंतिम गवाह। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारा भाग्य इस घर से बंध चुका है। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसे अब यह समझ में आ गया कि वह इस घर से बाहर तभी निकल सकता है जब वह इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा ले। लेकिन सवाल यह था, क्या वह ऐसा कर पाएगा? डायरी की अंतिम पंक्तियों को पढ़ने के बाद आदित्य की धड़कनें और तेज हो गई। उसे अब यह यकीन हो गया था कि यह घर उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और अपनी सांसें शांत करने की कोशिश की, लेकिन कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी। हर कोना, हर दीवार अब उसे देख रही थी। तभी दीवार पर एक नया दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा का पहले वहां नहीं था। उसकी लकड़ी सड़ी हुई लग रही थी और उस पर वही अजीब चिन्ह उकेरे हुए थे जो उसने ताबीज और किताब में देखे थे। दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आ रही थी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। आदित्य को समझ में आ गया कि यह घर उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं इसे पूरा करूंगा, उसने खुद से कहा और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बड़ी मुश्किल से खुला और उसके पीछे एक पतली लंबी सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे अंधेरे में खो रही थी। वह थोड़ी देर रुका, लेकिन फिर साहस जुटाकर सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ
सीढ़ियां ठंडी और फिसलन भरी होती जा रही थी। नीचे जाते हुए उसे महसूस हुआ कि वह जमीन के काफी नीचे जा रहा है। अंत में वह एक बड़े गोल कमरे में पहुंचा। यह कमरा किसी प्राचीन अनुष्ठान के लिए बनाया गया लगता था। चारों ओर दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे हुए थे। पेड़ों की आकृतियां, इंसानों के साथ जुड़ी हुई छायाएं, और उनमें से कुछ आकृतियां दर्द और तकलीफ के भाव में दिखाई दे रही थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा गोल पत्थर रखा था, जिस पर खून के धब्बे अब भी सूखकर लाल भूरे रंग के थे। आदित्य के कदम धीमे पड़ गए। उसे यह महसूस हो रहा था कि वह किसी गहरे रहस्य के केंद्र में पहुंच गया है। तभी कमरे में अचानक हल्की सी चमक उठी। उसने चारों ओर देखा और उसे लगा कि दीवारों पर बने चित्र हिल रहे हैं। पेड़ की आकृतियां अपनी शाखाएं बढ़ा रही थीं और इंसानी आकृतियां धीरे धीरे असली छायाओं में बदल रही थीं। तुम यहां क्यों आए हो? वह आवाज फिर गूंज उठी। इस बार आवाज अधिक गहरी और भयावह थी। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, मैं इस घर का रहस्य जानना चाहता हूं। यह घर क्यों आत्माओं का कैदखाना बन गया है और मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूं? अचानक गोल पत्थर के ऊपर एक छाया आकार लेने लगी। यह वही आकृति थी जिसे उसने पहले देखा था, काली, गहरी और मानवीय रूप में। उसने अपनी भयंकर आंखों से आदित्य की ओर देखा और कहा, यह घर हमारा है। यह आत्माओं का घर है। यहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट चुका है। तुमने ताबीज छुआ है। इसका मतलब है कि अब तुम भी इस दायरे का हिस्सा हो। आदित्य ने साहस जुटाकर कहा, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं इस घर से बाहर जाना चाहता हूं। आत्मा ने हंसते हुए कहा, यह ताबीज तुम्हें बाहर नहीं ले जाएगा। यह तो तुम्हें इस घर का मार्गदर्शक बनाने के लिए है। लेकिन अगर तुम इस घर को छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें इसके केंद्र तक पहुंचना होगा, वहां जहां यह सब शुरू हुआ था। केंद्र कहां है? आदित्य ने सवाल किया। आत्मा ने इशारा किया। कमरे के बीचों बीच जहां गोल पत्थर रखा था, वही वह केंद्र था। इस पत्थर के नीचे तुम्हें वह मिलेगा जो इस घर को जीवित रखे हुए है। लेकिन याद रखना, सच तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। और अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा भी इस घर का हिस्सा बन जाएगी। आदित्य ने पत्थर की ओर देखा। वह जानता था कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह भारी था। तभी ताबीज ने एक अजीब सी ऊर्जा छोड़नी शुरू कर दी। पत्थर धीरे धीरे खुद ही खिसकने लगा। पत्थर के नीचे एक गहरा काला गड्ढा प्रकट हुआ। उस गड्ढे से ठंडी हवा बाहर आ रही थी और गहरी गूंजती हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। आदित्य ने गड्ढे के अंदर झांका। यह अंधेरे का समंदर था जहां कुछ भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसे सच का सामना करना है तो उसे इस गड्ढे में उतरना होगा। क्या मैं बच पाऊंगा? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली और गड्ढे में कदम रख दिया। गड्ढे में उतरते ही आदित्य का पूरा शरीर सिहर उठा। ठंडी सड़ी हुई हवा ने उसे जकड़ लिया और उसके कानों में भयानक फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। यह अंधकार केवल बाहरी नहीं था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह उसकी आत्मा के अंदर समा रहा हो। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी और ही दुनिया में जा रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं है। गड्ढे के नीचे का रास्ता अजीब और करीब था। दीवारों पर जड़ें और बेलें फैली हुई थीं, जिनमें से हल्की हल्की चमक निकल रही थी।
उन जड़ों को छूने पर ऐसा महसूस होता जैसे वे जीवित हों। वह जितना नीचे जा रहा था उतना ही उसकी सांसें भारी होने लगी। तभी उसे सामने एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। यह कमरा गोल था और उसकी छत इतनी ऊंची थी कि वह देख नहीं सकता था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष खड़ा था। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। इसकी जड़ें जमीन के बाहर तक फैली हुई थी और उनमें से लाल रंग की रोशनी रिस रही थी, जैसे किसी जख्म से खून बह रहा हो। वृक्ष के तने पर अजीब आकृतियां बनी थीं, चेहरे जो दर्द और क्रोध से भरे हुए थे। यह वृक्ष आदित्य को एक दैत्य जैसा लग रहा था। वह समझ गया कि यह वही केंद्र था जिसके बारे में आत्मा ने उसे बताया था। लेकिन वृक्ष के पास जाने से पहले उसने देखा कि उसके चारों ओर छायाएं घूम रही थीं। ये छायाएं घर की आत्माओं की थीं। वे हर ओर फैल रही थीं, जैसे आदित्य को रोकने की कोशिश कर रही हो। आखिरकार तुम यहां तक पहुंच गए। एक गूंजती हुई आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। यह वही आत्मा थी जो उससे पहले भी बात कर रही थी। अब वह वृक्ष के ठीक सामने प्रकट हो चुकी थी। यह क्या है? यह वृक्ष यहां क्यों है? आदित्य ने अपनी हिम्मत जुटाकर पूछा। आत्मा ने जवाब दिया, यह वृक्ष इस घर की आत्माओं का स्रोत है। हर दर्द, हर पीड़ा, हर मौत, सब कुछ इसी वृक्ष में समा गया है। यह घर और यहां की आत्माएं इसी के कारण जीवित हैं। लेकिन अब तुम यहां हो, तुम्हारे पास इसे नष्ट करने की शक्ति है। मुझे क्या करना होगा? आदित्य ने धीरे से पूछा। इस ताबीज का उपयोग करो, आत्मा ने कहा। लेकिन याद रखना, इसे नष्ट करने की कोशिश करते ही यह वृक्ष तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हारे सामने प्रकट करेगा। अगर तुम डर गए तो यह तुम्हें हमेशा के लिए अपना हिस्सा बना लेगा। आदित्य ने ताबीज को कसकर पकड़ा। वह वृक्ष के पास गया। जैसे ही उसने ताबीज को वृक्ष के तने के पास रखा, वृक्ष की जड़ें हिलने लगी। अचानक कमरे में जोर से चीखें गूंजने लगी। वह चीखें इतनी भयानक थीं कि आदित्य ने अपने कान ढक लिए। लेकिन वह जानता था कि उसे रुकना नहीं है। वृक्ष ने अचानक अपना रूप बदल लिया। उसकी शाखाएं लहराने लगी और वह धीरे धीरे एक विशाल राक्षस में बदलने लगा। राक्षस का चेहरा आदित्य के सामने आ गया। यह वही चेहरा था जिसे उसने कई बार अपनी कल्पनाओं में देखा था। उसके बचपन का डर। तुम मुझे हरा नहीं सकते, राक्षस चिल्लाया। मैं तुम्हारे भीतर के हर डर का हिस्सा हूं। तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। आदित्य ने अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, यह सिर्फ एक भ्रम है। अगर मैंने इसे अपने ऊपर हावी होने दिया तो मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तभी ताबीज ने तेज रोशनी छोड़नी शुरू कर दी। राक्षस चिल्लाने लगा, लेकिन आदित्य ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसने अपनी पूरी शक्ति ताबीज पर केंद्रित कर दी। धीरे धीरे राक्षस की चीखें मंद होने लगी। वृक्ष की जड़ें सूखने लगी और उसकी शाखाएं टूटने लगी। अंततः ताबीज ने एक जोरदार चमक के साथ पूरे वृक्ष को जला दिया। जैसे ही वृक्ष नष्ट हुआ, कमरे में गूंजने वाली सभी आवाजें शांत हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया और आदित्य ने खुद को फिर से उस पुराने हॉल में पाया जहां से उसने यह सब शुरू किया था। उसके हाथ में अब ताबीज नहीं था। घर की दीवारें अब शांत लग रही थीं। वह समझ गया था कि उसने उस अभिशप्त शक्ति को खत्म कर दिया है। लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि इस घर ने हमेशा के लिए उसकी आत्मा पर एक निशान छोड़ दिया है। आदित्य ने घर के दरवाजे को खोला और बाहर कदम रखा। सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ी।
उसने गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर घर की ओर देखा। वह अब सिर्फ एक पुरानी टूटी फूटी इमारत थी। आदित्य ने धीरे धीरे उस रास्ते पर चलना शुरू किया जो उसे इस घर से दूर ले जा रहा था। लेकिन उसके मन में यह सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या वह सचमुच इस घर से मुक्त हो चुका है, या यह घर अब भी उसकी छाया बनकर उसके साथ रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो डरावनी डायरी को सब्सक्राइब करें और हमें अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखें और डरावनी डायरी से जुड़े रहें। धन्यवाद।